हम मौर्य वंश पे चर्चा कर रहे थे और मौर्य वंश पर हमने ये देखा था कि चाणक्य के बारे में कौन कौन सी जानकारी अलग अलग साक्ष्यों से हमें प्राप्त होती है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम टू द पॉइंट चाणक्य के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोत जिनसे हमें पता चलता है, जिनमें धार्मिक स्रोत मुख्यतः है और इसके अलावा विदेशी विवरण भी है, और एक आधा जो स्रोत है वो ऐतिहासिक स्रोत है। तो चाणक्य के बारे में हम देखेंगे थोड़ा, और उसके बाद में चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उस अर्थशास्त्र के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो टू दी पॉइंट बात करें तो मौर्य वंश मैंने लिखा है यहाँ पे, और मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में बताई गई। थोड़ा ये ध्यान रखना कि अलग अलग जगह पर इसके साक्ष्य अलग अलग मिलते हैं। कहीं पर आपको यहाँ 325 ईसा पूर्व मिलेगा, कई जगह यहाँ पे 323 ईसा पूर्व मिलेगा, लेकिन उसमें आपको नहीं पढ़ना है। मुख्यतः 322 ईसा पूर्व ही इसको सही माना जाता है, लेकिन फिर भी 323 और 325 ये दो डेट भी मिलती है, और 185 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश की जो स्थापना, वो जो शासनकाल है वो रहेगा। अब परिचय की बात करें, मौर्य वंश के अध्ययन से पहले हमें चाणक्य की जानकारी होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि चाणक्य ही वह व्यक्ति था जिसके माध्यम से या जिसके मार्ग निर्देशन में मौर्य वंश की स्थापना हो सकी, अन्यथा मौर्य वंश की कल्पना करना भी संभव नहीं होता। चाणक्य का उल्लेख कई स्रोतों में मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि जो जानकारियाँ सब सामने आती है वो भी अलग अलग स्रोतों में तथ्य भिन्नता लिए हुए, यानी कि एक तो पहली बात तो ये है कि चाणक्य के बारे में जानकारियाँ कम मिलती है, और दूसरी बात जो जानकारियाँ मिलती है वो भी अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तथ्य लिए हुए, यानी कि किसी में जन्म का वर्ष कुछ दिया गया, किसी में जन्म का वर्ष कुछ दिया गया, किसी में चाणक्य की माता का या पिता का नाम अलग बताया गया तो किसी में अलग बताया गया, और किसी में जन्म स्थली अलग बताई गई। तो इसी प्रकार चाणक्य से संबंधित तथ्यों को अलग अलग बताया गया अलग अलग स्रोतों में। तथ्य भिन्नता में क्या क्या आता है? तो तथ्य भिन्नता में चाणक्य के पिता का नाम आता है, चाणक्य का जन्म आता है, यानी कि जन्म की अवधि अलग अलग बताएगी, चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिलन, ये सब जो जानकारी है वो अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग साहित्यों में अलग अलग मिलती है। इत्यादि बातों में समानता का या साम्यता का अभाव मिलता है। सामान्यतः चाणक्य संबंधी जानकारियों के स्रोत निम्न है। अब कौन कौन सी ये देखेंगे, इससे पहले थोड़ा यहाँ पे फोकस करें कि चाणक्य का जन्म 376 ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में माना जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रावलपिंडी में स्थित है, इस बात को ध्यान रखें। और अब चर्चा करें कि कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिससे चाणक्य की या चाणक्य से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो पहला विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, जिसमें आगे चलकर हम ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वृषल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल का या शूद्र व्यक्ति, इस बात का ध्यान रखिए। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण, इन चारों से भी चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश, एक दिव्य अवदान ग्रंथ आता है उसमें भी। इसके अलावा जैन साहित्य की बात करें तो परिशिष्ट पर्वन, इसके अलावा भद्र बाहुकृत जैन कल्पसूत्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भद्र बाहु जो थे वो चाणक्य के समकालीन ही थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे, और भद्रबाहु से ही चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेता है। और आगे चल करके जब मगध में अकाल पड़ेगा और 286 ईसा पूर्व में, ये डेट ध्यान रखना कि 286 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले जाएंगे, श्रवण बेलगोला मैसूर चले जाएंगे, और वहीं पर संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग देंगे। जैन धर्म में अपने उपवास के माध्यम से शरीर त्यागने की प्रथा को क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि या संलेखना उपवास के द्वारा श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर अपना शरीर त्याग देते, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें सोमदेव का कथा सरित सागर, ये ऐतिहासिक स्रोत है, ये धर्मेतर स्रोत है, धर्मनिरपेक्ष स्रोत है। विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीका, टीका का मतलब होता है, इसको संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करना, उसका मतलब टीका। विष्णु पुराण पर ढूंढी राज या कई जगह नाम आता है ढूंढी राज की टीका, उसमें भी चाणक्य का उल्लेख मिलता है। यूनानी विद्वान जस्टिन का विवरण, विनय पिटक पर बुद्धघोष की टीका, महावंश पर महानाम स्थविर की टीका, ये जो सारे स्रोत है
इन सब में चाणक्य की जानकारी मिलती है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि अलग अलग इनमें अलग अलग जानकारी मिलती है, दिक्कत यहाँ आती है। अब ये जो साक्ष्य है, इनमें जानकारियाँ क्या है, चाणक्य की से संबंधित जो जानकारी वो अलग अलग मिलती है। उसके बाद बात करें, चाणक्य का स्वर्गवास 283 ईसा पूर्व में माना जाता है, ये भी एक तथ्य है। आगे बात करें, नोट डाल के लिखा है, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र की पांडुलिपि का हिस्सा पूर्ण पांडुलिपि थी या नहीं थी, इस पर अभी विवाद है, लेकिन फिर भी माने जाए तो पांडुलिपि का हिस्सा बोल दीजिए, मुख्य हिस्सा बोल दीजिए। मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी की रुद्रपतन श्याम शास्त्री को 1905 में किसी अज्ञात पुजारी ने भेंट की थी। इसका उल्लेख भी गुरु का वर्ष, ये पुस्तक का नाम है, गुरु का वर्ष पुस्तक में सुगत श्रीनिवास राजू ने किया था। यानी कि इसका उल्लेख किसने किया, गुरु का वर्ष जो पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, सुगत श्रीनिवास राजू। अब आगे बात करें, ध्यान रहे ये पांडुलिपि ताड़पत्र पर लिखी गई थी, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बात करें, अर्थशास्त्र की शुरुआत बृहस्पति व शुक्र स्तुति से होती है। यानी कि अर्थशास्त्र की जो शुरुआत है वो बृहस्पति व शुक्र स्तुति से होती है। इसके अलावा बात करें, चाणक्य की पिता ऋषि चाणक्य माने जाते हैं, हमने ये पहले चर्चा कर ली, लेकिन फिर भी जिनका कार्य स्थल पाटलिपुत्र के आसपास सीमावर्ती स्थल था और तत्कालीन शासक घनानंद का अमात्य सक्टार इनका क्या था, मित्र था, जिनके साथ मिलकर राष्ट्रभक्त पंडित चाणक्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन भंडाफोड़ हुआ व चाणक्य को पाटलिपुत्र में मृत्युदंड दिया गया। ये हमने जो पूरी की बातें वो पहली वाली वीडियो में कर ली थी, आगे चर्चा करेंगे। कौटिल्य का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान है अर्थशास्त्र, इन्होंने राजनीति, भारतीय राजनीति का पहला ग्रंथ और भारतीय लोक प्रशासन का भी पहला ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र, और इस वजह से चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। ये थोड़ी विडंबना है कि भारत का मैकियावेली। अब अच्छा मेरे को ये बताइए, इंग्लैंड का चाणक्य किसे कहते हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भारत की जो साहित्य, भारत का जो मुख्य व्यक्तित्व था आरंभिक भारत का, उससे संबंधित जो तथ्य है वो आपको ऐसे जब हम देखते हैं कि इसको फलाने को भारत का ये कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं, तो आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि इंग्लैंड का कालिदास किसे कहते हैं, इंग्लैंड का चाणक्य किसे कहते हैं। तो ये भी हमें हमारे इतिहास या साहित्य या हमारी शिक्षा पद्धति में ये थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है, जिससे हम ऐसे कर सके कि इंग्लैंड का चाणक्य किसे कहा जाता है। ये पढ़ने में कब आएगा, ये शायद एक आशा भरा कोई दिन आए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के स्वरूप और विषय वस्तु का उल्लेख करके बताइए कि क्या यह ग्रंथ मौर्य काल की जानकारी में प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को भारतीय राजनीति का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक भी, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की गई उसे भारतीय राजनीति और लोक प्रशासन का पहला ग्रंथ माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें 15 अधिकरण, यानी कि आप इसका विभाजन देखें तो 15 अधिकरण है इसमें। इसके अलावा 180 प्रकरण है, यानी कि मुख्य बिंदु है, टॉपिक्स है। 150 अध्याय में इसको बांटा गया और 380 कारिकाएं है, यानी कि यूं कह दीजिए सब यूनिट से, और 6000 क्या इसमें श्लोक है। ये मुख्यतः निर्देशित करने वाला ग्रंथ, यानी कि बताया गया कि राजा क्या करेगा, राज्य क्या क्या करेगा, या प्रत्येक पदाधिकारी जिन जिन पदाधिकारियों का उल्लेख इसमें मिलता है वो पदाधिकारी क्या क्या कार्य करेंगे। अब जैसे एक ऐसा भी उल्लेख आता है कि एक बार ये जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई और आकर के चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आज मैं आपसे कुछ आज्ञा लूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आपको आगे किस बात की, आप तो गुरु है, आपको तो पूरा पूरा मौर्य साम्राज्य आपके चरणों में रख दो। तो उन्होंने कहा कि भावुक मत होइए महाराज, आप देश के राजा, इस वजह से मुझे केवल आज्ञा चाहिए, आपका आदेश चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या मतलब आगे है, क्या आदेश करवाना है। तो उन्होंने बोला चाणक्य ने कि मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए और मैं किसी एकांतवास में जाकर के अपना चिंतन करना चाहता हूँ, जो भी है, यानी कि छुट्टी चाहिए। और वो अपना अलग आत्म मंथन, आत्म चिंतन या जो भी कार्य करना चाहते थे राष्ट्र के लिए, वो करने के लिए छुट्टी चाहिए थी। तब ऐसा आदेश जारी कर देकर 2 माह की छुट्टी चाणक्य को दी गई और बाद में
ऐसा भी कहा गया चाणक्य के द्वारा कि कोई मुझे मिलने के लिए नहीं आएगा और ना ही आ पाओगे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य तक भी मिलने के लिए चाणक्य के पास नहीं आएगा। तो फिर एक बार क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर, जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर, और ये सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा, बाद में विवाह के बाद हेलेना की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर ये विनती करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि मुझे चाणक्य से मिलना है। तो बड़ी विनती के बाद सेल्यूकस निकेटर को ये अनुमति दी गई कि आप जाके मिल सकते हैं, ये वो जंगल में है। तो जब वो सेल्यूकस निकेटर चाणक्य के पास गए तो चाणक्य ने उनका आदर सत्कार किया और सेल्यूकस निकेटर ने चाणक्य का आदर सत्कार किया। तो बाद में जैसी बात कंप्लीट हुई तो उसके बाद चाणक्य ने बताया कि आप जहाँ से चले, फिर कौन कौन व्यक्ति आपसे मिले, आपने क्या क्या बात की, हेलेना से क्या क्या बात की, मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या बात की, मौर्य और यूनान दोनों के संबंध के बारे में क्या क्या बात की, और आप मौर्य दरबार से मेरे पास तक आए हो, तो इस बीच में आपको कौन कौन मिले, आपने क्या क्या बात की, मेरे बारे में आपने क्या बात की, ये सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, कहो तो आप मैं बता सकता हूँ। तो इस बात से सेल्यूकस निकेटर को ये लगा कि मेरी जासूसी की गई है, यानी कि मेरा अपमान किया गया है। तो वो थोड़ा गुस्सा भी हुई, लेकिन इसी समय चाणक्य ने पूरी स्थिति को संभालते हुए कहा कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं मेरे राष्ट्र की रक्षा करूं, मेरे राष्ट्र से संबंधित सारी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपकी जासूसी करवाई है, और आप एक अतिथि के रूप में आए हैं, आप एक मेरे राष्ट्र में आए, तो इस वजह से मुझे ऐसा काम करना जरूरी है। तो इस प्रकार का कथानक इस प्रकार की बातें भी सामने आती है। उसके बाद बात करें अर्थशास्त्र व लोक प्रशासन पर पहली प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है, जिस कारण चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने सर्वप्रथम 18 तीर्थ, 26 अध्यक्ष गुप्तचर विभाग, भू राजस्व भू राजस्व व दास प्रथा का विस्तृत उल्लेख किया। इनकी ये जो पदाधिकारियों की व्यवस्था थी, या यूं कह दीजिए मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में ये जानकारी मिलती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको एक बिंदु के बारे में बताया कि किस प्रकार चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर की जासूसी करवाई, तो ये गुप्तचर विभाग उनका बड़ा सुसंगठित था। और हम आगे देखेंगे कि गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया। और ये जो 3 प्रकार के थे, संस्था वे थे जो एक जगह रहकर काम करते थे। संचारा वे थे जो घूम घूम करके गुप्तचरी का काम करते थे। और ये थी रूपा जीवा, ये महिलाएं हुआ करती थी। और गणिका यानी कि वेश्या जो महिलाएं थी, वो गुप्तचर का कार्य करती थी, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, ये वेश्या हुआ करती थी। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में राजदूतों के 3 प्रकार बताए गए। जो एम्बेसडर होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए। निःशिष्टार्थ, जिन्हें संधि करने का पूर्ण अधिकार था, यानी कि किसी भी विषय पर वो संधि कर सकते थे। परिमितार्थ, यानी कि जिनके ऊपर कुछ सीमा थी, जिन्हें कुछ मामलों में संधि का अधिकार था, कुछ मामलों में, ठीक है ना। और एक आता शासनहार, ये केवल संदेश वाहक थे, यानी कि एक राजा और दूसरे राजा के मध्य जो मैसेज था, जो बातें थी, जो सूचना थी, उनका ही केवल आदान प्रदान करते थे। इन्हें संधि से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं था। उसके बाद बात करें अर्थशास्त्र में दुर्भिक्ष पड़ने का भी उल्लेख, यानी कि अकाल पड़ने का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन मेगास्थनीज, आप जानते हो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और ये यूनानी राजदूत था। इसने जो ग्रंथ लिखा इंडिका, उसमें लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, यानी कि, ठीक है ना, इंडिया में अकाल नहीं पड़ते, ऐसा उल्लेख लिखा। लेकिन अर्थशास्त्र में लिखा गया कि अकाल पड़ता था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष पदाधिकारी का उल्लेख आता है, जो संभवतः नौसेना से संबंधित था, यानी कि मौर्य काल में नौसेना का भी उल्लेख मिलता है, ऐसा अर्थशास्त्र में आया है। अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश बताते हुए मुख्यतः कितने प्रकार के 2 प्रकार के न्यायालय बताए गए कि न्यायालयों के प्रकार 2 प्रकार के हैं। एक है धर्मस्थीय न्यायालय और एक है कंटक शोधन। धर्मस्थीय यानी कि दीवानी न्यायालय, और उनमें केवल जो साधारण चोरी चपाटे के छोटे मोटे जो मामले थे उनको लाया जाता था। और कंटक शोधन में हत्या के या बड़े जो मामले थे, या राज्यों के जो आपस में मामले थे, या राज्य और व्यक्ति के बीच के मामले थे, वो कंटक शोधन न्यायालय में ले आए जाते थे, और इसे फौजदारी न्यायालय भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, जो निम्न थी। काश्यापन चांदी की मुद्रा थी, सुवर्ण सोने का सिक्का था, मास्क तांबे का सिक्का था, और काकणी ये भी क्या था, तांबे का सिक्का था। ये मौर्य काल में प्रचलित थे। उसके बाद बात करें
अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी क्या बताया गया आर्य, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शूद्रों को भी क्या बताया गया आर्य, और शूद्रों से भी निम्न कैटेगरी चंडालों की बताई गई थी। अर्थशास्त्र में इस प्रकार का भी उल्लेख आता है। तो अर्थशास्त्र में इसकी हम सामाजिक स्थिति के बारे में भी मिलता है, आर्थिक स्थिति के बारे में मिलता है, न्यायिक स्थिति के बारे में भी चर्चा मिलती है, सैन्य स्थिति के बारे में भी चर्चा मिलती है, कृषि और कृषि के अलावा अकाल पड़ने की स्थिति का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा राजदूत यानी कि विदेशों से संबंध किस प्रकार हो, और विदेशों से संबंध के दौरान कौन कौन से अधिकारी होंगे और कितने प्रकार के होंगे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुप्तचर कितने होंगे, किस प्रकार के होंगे, कौन कौन होंगे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मौर्य काल से संबंधित अर्थशास्त्र में भरी पड़ी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मौर्य काल की जानकारी में एक प्रासंगिक ग्रंथ के रूप में है। इस बात को ध्यान रखिए।